ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम सलीम साहब के साथ चर्चा कर रहे थे, अब मैं आऊँगा संजय जी के पास। संजय जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। आखिर आदमी को अपने कर्तव्य जो है उनका पालन करना चाहिए, लेकिन आखिर सिखाता कौन इन 65 सालों में? कोई संस्था तो थी, जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं इस समाज की थी, समाज क्यों हटा? ये तो ऐसी बात है, पर उपदेश कुशल बहुत रहे। अभी यहाँ रायते जो है पार्टियों के नेता बैठ करके ये बात कहें कि जनता को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जनता अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, अधिकारों के लिए चिल्ला रही। जनता को अधिकार हमने दिए नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, कर्तव्य पालन किसने नहीं किया? आज़ादी की लड़ाई हुई, जनता लड़ी, संघर्षों में कुछ लोगों ने आज़ादी लड़ाई भाग नहीं लिया, उन्होंने कर्तव्य पालन नहीं किया। आज़ादी के बाद में सत्ता आई, कांग्रेस ने राज किया, संविधान बना, संविधान में प्रावधान किया भूमि सुधार लागू करेंगे, भूमि सुधार लागू नहीं किया। किसने नहीं किया? किसने कर्तव्य का पालन नहीं किया? संविधान बहुत अच्छा था, उसमें बहुत अच्छे प्रावधान थे गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। अभी अपन कह रहे हैं जापान में उदाहरण दें, अपन रूस का उदाहरण दें, अमेरिका का उदाहरण दें। देखिए, अलग अलग राष्ट्रों का अलग अलग चरित्र है, और हमारे देश की जनता का चरित्र भी ऐसा कोई बुरा चरित्र नहीं है। हमारे देश की जनता का चरित्र बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से ज्यादातर नागरिक जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अनिल जी, सवाल अब जो सवाल है, हम समाजवादी समाज की तरफ बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं जो उन्होंने सवाल उठाया है कि पूंजीवाद, एक घेरा, राजनेता, राजनीतिक दल, अभी तक हम वहीं उलझे हैं, वही सवाल हमको घेरे कड़े हैं। एक बड़ा सवाल था, लोकतंत्र अच्छा था, पालना किसको करवानी थी, आप लोगों को? देखिए, राजनीतिक तौर पर जो ये बातें हो रही हैं, लोकतंत्र की इस मुकाम पर नहीं होनी चाहिए। 1952 में 16 एमपी ऐसे थे जो क्षेत्रीय दलों से आए थे। आज 190 के आसपास क्षेत्रीय दलों से एमपी आए हुए हैं। वो इसलिए आए हुए हैं, जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे गरीबों का फायदा हुआ। जिस उदाहरण की बात मोहनलाल जी कर रहे थे, मैं भी उदाहरण देना चाहता हूं कि 1968 में मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने एक गरीब औरत को चाय बेचते हुए देखा था जब मैं स्कूल जाता था, और 2008 के आसपास मरी है, चाय बेचते बेचते मर गई है। 40 साल तक उसको इस सरकार की जन कल्याण योजना का कोई बेनिफिट नहीं मिला होगा, शायद, ऐसा मैं सोचता हूं। तो आज हमें गिरबान में छाप देखने की बात है कि क्या हम गरीब को वो आशाएं देने के काबिल बन पा रहे हैं जिसका वो वाजिब हकदार है कि नहीं है। ये आज इस गणतंत्र पे सोचने का विचार है। ये बड़ा सवाल है। पीछे से कुछ कहना चाह रही थी जी। अभी जो बात हो रही थी कर्तव्य की बात और अधिकारों की बात, तो कर्तव्य बोध की बात करूंगा मैं पहले। जब हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हो कि पूरे हमारे मुल्क के अंदर जो लिटरेसी है वो उसकी जो रेट है वो कम आ रही है, दर कम आ रही है। जब हमें कर्तव्य बोध ही नहीं है तो आप कर्तव्यों का पालन कराने के लिए फोर्सली करवा रहे हैं ना। ट्रैफिक का पुलिस चालान काट रहा है, नगर निगम के अंदर कचरा बाहर डालते तो ड्यूटी बनती है नगर निगम की, वो चालान काटे। लेकिन सिर्फ पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए आप कर्तव्य बोध की बात करते हो, और जो जन नेता है, जो इलेक्टेड जनप्रतिनिधि है सदन के अंदर, वहां अनुशासनहीनता करते हैं, वहां कोई कर्तव्य का बोध नहीं होता इनको। लेकिन आम आदमी की कर्तव्य की बात करते हैं तो सबसे पहले सुधार राजनेताओं का करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों का करना चाहिए। और रहा सवाल अधिकारों की बात, मैं तो ये कहता हूं कि आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं या देश की जो हालात है उसके अंदर आम आदमी, समाज के लोग, अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे वो समाज वर्सेज पॉलिटिकल पार्टी होगी। समाज एक तरफ होगा और सियासी जमातें एक तरफ होगी। और अगर यदि सरकार देश के अंदर लोकतंत्र की बात करेंगे अपन, तो लोकतंत्र बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान में अगर किसी आदमी को मिला है तो सबसे अच्छी चीज मिली है जमहूरियत, प्रजातंत्र। और इस प्रजातंत्र के अंदर अधिकारों की बात करते हो, और अधिकारों के ऊपर आपको मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, आप मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कर्तव्य की तरफ दृष्टिगत करते हो। हमें अधिकारों की बात करो तो अधिकार भी मांगना आम आदमी का अधिकार है। आम आदमी को भी सदन के अंदर जिस तरह से चर्चा होती है उस तरह से आम आदमी का पार्टिसिपेट होना चाहिए, सड़कों पे उतरने की उसको इजाजत होनी चाहिए। उसको वही उसी बात को लेकर मैं एक बार मोहन जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि काफी कुछ जमा है, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिर आम आदमी की चर्चा कहाँ हो? सवाल ये है, आम आदमी की चर्चा कहाँ हो? सदन चलते नहीं है, सदनों में चर्चा नहीं होती, आम आदमी के विषय नहीं उठते। हम सिर्फ घूम फिर कर, जहाँ पर चर्चा होनी चाहिए थी, हमने 2 स्थान चुने थे, राज्यसभा, लोकसभा हमने चुने थे जहाँ आदमी की चर्चा होनी थी, वहाँ सिर्फ हंगामे होते हैं। वहाँ पर फिर चरित्र का क्या होता है? बिल्कुल ठीक बात उठाई है, और मैंने आम नागरिक के कर्तव्यों की बात की है। आम नागरिक में राजनेता भी शामिल हैं, और अगर वो राजनेता भी पार्लियामेंट में हंगामा करते हैं, विधानसभा में हंगामा करते हैं, पंचायत समिति में हंगामा करते हैं, वो ठीक नहीं है। प्रजातंत्र का सच्चा स्वरूप यही है कि डिबेट करें, अपना पक्ष रखें,
और उसके बाद बहुमत के आधार पर निर्णय हो। ये बिल्कुल सही बात है, सब व्यक्तियों को अपना पालन करना चाहिए। अब आप कहते हैं कि गरीब आदमी तक अपना अधिकार नहीं मिले। मुझे जहाँ तक ध्यान है, ग्राम पंचायतों की सभा होती है, जहाँ पर ग्राम पंचायत के लोग आमंत्रित होते हैं और वहाँ हर बहुत सारे विषयों पर डिस्कशन भी होते हैं। क्या ये प्रजातंत्र हमारा नीचे तक नहीं पहुँचा? पंचायत समिति में डिसीजन होते हैं, ग्राम पंचायतों में डिसीजन होते हैं, प्रधान के यहाँ डिसीजन होते हैं, नगर निगम में डिसीजन होते हैं, पार्लियामेंट में डिसीजन होते हैं, हर विषय पर डिस्कशन होते हैं। और आम जनता की सहभागिता के लिए कानून बनने चाहिए इस प्रकार से कि आम जनता उन कानूनों को समझ करके और अपने विचार व्यक्त कर सके। अभी जस्ट उदाहरण आपके सामने आया, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी बलात्कार के ऊपर, 80,000 लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है, राय अखबारों में मांगी गई है। यह प्रजातंत्र का ही स्वरूप है। मैं अबाउट पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहा हूं, एक जागरूक नागरिक के नाते बात कर रहा हूं। कितने लोग अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का पालन करते हैं? कानून बनाते समय जनमत जानने के लिए उन कानूनों को जनता के समक्ष रखा जाता है। कितने लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं? अखबारों में बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये कानून बनने जा रहा है, इसके लिए संसदीय समिति आपसे अपनी राय मांग रही है। तो जितने लोग देते हैं उसी के आधार पर जनमत जान करके उसके बाद ही पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में कानून पास होते हैं। तो ये कानून बनने की प्रक्रिया, भारत में कानून का शासन है, इस बात को जनता को समझाना पड़ेगा। उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों को आखिर मोहन जी यही बड़ा सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी समझानी? जिम्मेदारी सबकी है मिलकर के। राजनेताओं की ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज की ज्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ आम व्यक्ति का भी समझना चाहिए, क्योंकि गणतंत्र है। ये गणतंत्र दिवस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस पर हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण का कभी संकल्प लेना चाहिए। जो कमियां चाहे हमारे राजनेताओं में हो, मैं संकल्प मोहन जी चाहे आम आदमी हो, सबको दूर करने का प्रयास। संकल्प पे मैं आऊंगा बालेंदु। राजनीति का बिल्कुल एक नया चेहरा है आप। अगर फ्रेश चेहरा कहूं तो आप फ्रेश चेहरों में से आते हैं। क्या लगता है कि जिस राजनीति की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस राजनीति की चर्चा संजय जी उठा रहे थे, पीछे से उठाई आम आदमी ने, क्या आम आदमी के दिल में राजनेताओं को लेकर इतने सारे सवाल, इतनी सारी शिकायतें आपको लगता है और ये दूर की जानी चाहिए? इसको शिकायतें राजनेताओं से हैं, पॉलिटिकल पार्टी से ही शिकायत होनी चाहिए। निश्चित रूप से उनको दूर करना चाहिए। भाई साहब बैठे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, ये कहते हैं गरीबों के लिए, और ये जो बीजेपी और ये कांग्रेस और ये जाने कौन कौन सी पूंजीवादी पार्टियां बैठी है। अब आपके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा 40 साल से बंगाल में। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, कितनी गरीबी दूर हो गई वहां? ये प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है कि हम सब लोग मिलकर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सब लोग मिलकर के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए मैं संकल्प पर आपके पास आऊंगा। संकल्प पर आपके पास आऊंगा एक बार। बालेंदु जी आपके पास आ रहा हूं मैं। वही सवाल मैं आपसे उठा रहा हूं कि मोहन जी ने उसका जवाब दे दिया। मोहन जी कि राजनेताओं से लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि हम राजनेता समाज में रहते हैं। तो आखिर क्या हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि हम गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो अगला भी शायद हम इस चैन को नहीं सुधार पाएंगे। देखिए, जब सरकार सत्ता में आती है, कानून बनते हैं, नियम कायदे, कई चीजें हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए जब विधानसभा में बजट बनता है, बजट पेश होता है, तो यह संभव नहीं है कि 7.5 करोड़ लोगों को सामने बिठा करके उनसे चर्चा की जाए कि आपके लिए बजट बनाया जा रहा है, वो बजट कैसा बने, आपकी क्या मांग है। उसके लिए संविधान में एक प्रावधान है कि जो वित्त मंत्री है वो बजट पेश करता है। और राजस्थान की अगर मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो राजस्थान की 7.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए जब 200 लोग विधानसभा में बैठे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जनता की जो मांग है, जनता की जो जायज डिमांड है, उसको उस बजट के समय में अपनी मांग रखें। उसके बाद उनमें संशोधन किए जाते हैं, बजट पेश होता है और बजट लागू होता है। जहां जनता की जिम्मेदारी आती है वहां जनता को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे मैंने मतदान के रूप में कहा, कई कर्तव्यों के रूप में कहा। जहां विधायकों की, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी आती है वहां उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यह मिला जुला स्वरूप केवल आम जनता नेताओं पर या नेता जनता पर या राजनीतिक पार्टियों पर केवल अपन सिर्फ आरोप की बात करें तो बहुत आसान है किसी भी व्यक्ति पर आरोप नहीं। सरकार जो है वो पिता है जनता की, माता पिता जनता की है। और जब उसमें वो वितरण में छोटे और बड़े भाई में जब भेद करती है तब ये सवाल खड़े होते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब एक पिता अपने परिवार में अगर उसके 3 पुत्र हैं तो उन तीनों में भी भेदभाव की भावना जागरूक हो जाती है कि ये पिता मेरे इस पुत्र को ज्यादा प्यार करता है और छोटे को कम या बड़े को कम, या
तो 7.5 करोड़ की जनता को जब सरकार साथ लेके चलती है तो स्वाभाविक है कि मनमुटाव आ सकता है, भेदभाव की भाव अपने अंदर आ सकती है। लेकिन सरकार जब कोई नीति लाती है तो वो नीति पूरी जनता के लिए है। जनता की जिम्मेदारी है कि वो जागरूक हों, उन नीतियों का लाभ उठाएं। सहमत नहीं है सलीम साहब, संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की तरफ बढ़ता हुआ हमारा देश, कितने नंबर अगर मैं आपको कहूं कि देने हो कि हम क्या एक एक विषय पर खरे उतरते जा रहे हैं, हम उन सब चरित्र को अपने अंदर लाते जा रहे हैं, क्या मानेंगे? देखिए, जिस नियत से और जिस विजन के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान की बुनियाद सेक्युलरिज्म पर और धर्मनिरपेक्षता पर और समानता पर रखी थी, पढ़ने में और कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी ये बात हमको माननी पड़ेगी ईमानदारी के साथ कि अभी भी संविधान की इन बुनियादों पर हम खरे नहीं उतरते। जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं या सेकुलर पार्टियां अपने आप को बताती हैं, या सरकारों में जिस तरह का सेकुलरिज्म होना चाहिए वैसा सेक्युलरिज्म यानी सब धर्मों को एक जैसा देखना, एक निगाह से देखना, ऐसा जो है हमको नज़र नहीं आता। यहाँ मैं नहीं करूँगा ये बात, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी जिस तरह अंग्रेज़ों ने हमको बांटा और राज किया, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी राजनीतिक पार्टियाँ जो अब तक सत्ता में रही हैं, उन सब ने हम जनता को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांट कर अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने की रणनीति पर अभी भी अमल कर रहे हैं। तो मैं इस माने में अंग्रेज़ों में और मौजूदा जो हाकिम हैं उनमें ये एक बहुत समानता नज़र आती है। उन्होंने भी बांटा और राज किया, और अब हमारे मौजूदा जिनको हम ही चुनते हैं, ये हमारी गलती है कि हम उन्हीं को चुनते हैं, लेकिन हमारे पास मजबूरी है कि हम उनमें से, हमारे पास चुनने का ऑप्शन नहीं है। तो एक ये और ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, भावनात्मक मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे जनता किसी न किसी खाने में बंट जाए। और एक आखिरी बात मैं और कहूँगा, जब हमने देश को आज़ाद कराया था और जिन लोगों ने अपनी जानें लड़ाई थी, कुर्बानियाँ दी थी, अपना कैरियर दांव पे लगाया था, गांधी जी के एक आह्वान पर जो है लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ कर अपना कैरियर दांव पे लगाकर जो है स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। आज हमारी राजनीतिक पार्टियों और हमारे नेताओं ने इस राजनीति को सेवा मानने के बजाय इसको कैरियर बनाने का एक माध्यम समझ लिया, इसी को कमाने का माध्यम समझ लिया। और मैं आपकी बात, इतना अट्रैक्शन है। आपके पास लौटूंगा सलीम साहब, यहाँ पर कार्यक्रम में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, समस्याएं बहुत सारी हैं, जिम्मेदार बहुत लोग हैं, लेकिन ये गणतंत्र जो है ये और मजबूत हो, इसकी कमियों को हम सब मिलकर दूर कर पाए, हमारी चर्चा का उद्देश्य भी यही है। तो आखिर इसके लिए क्या क्या सुझाव और समाधान है, हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी हमने चर्चा की, लेकिन इस लोकतंत्र और मजबूत हो, हमारा गणतंत्र और मजबूत हो, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जी, तंत्र पे सबसे बड़ा कुठाराघात तो उस दिन ही हो गया जब हमको जातियों में बांट दिया गया और आरक्षण प्रथा का प्रावधान लागू कर दिया गया। इस आरक्षण की खाई ने इतना समाज में जहर घोल दिया, उसके कारण हमारा गणतंत्र कमजोर हुआ है। मैं ये चाहूँगा कि इस आरक्षण के प्रावधान को खत्म कर दिया जाए और साथ में आर्थिक आधार पर जो निम्नतर व्यक्ति है उसको आरक्षण दिया जाए और आरक्षण में एक ही बार आरक्षण दिया जाए, दोबारा उस आदमी को आरक्षण नहीं मिले। आज गणतंत्र दिवस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी मजबूती की बात कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि जो भी आज तक योजना बनाए गए जिसपे अभी दोषारोपण हो रहा है कि